हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है पवन सोनी जी। और आज जो काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया हमारा नीट के बाद कोई करियर है या फिर हम एज ए बीएससी नर्सिंग में करियर बना सकते हैं क्या बीएससी नर्सिंग एक सीमित कोर्स है? क्योंकि आपने बहुत सारी मिथ सुने होंगे कि बीएससी नर्सिंग में लड़कों का कोई करियर नहीं है, बीएससी नर्सिंग में सिर्फ लड़कियों का ही करियर है, या फिर बीएससी नर्सिंग में सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट्स का कोई लाइफ नहीं होता हॉस्पिटल में सिवाय इंजेक्शन लगाने के। तो आज हम हमारे साथ जो मौजूद गेस्ट हैं उनसे हम बिल्कुल पूरा जानेंगे क्या कोर्सेज है, क्या चीज़ें हैं और क्या करियर है। क्योंकि आफ्टर आपका जो 5 मई का नीट के एग्जाम के बाद काफ़ी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं कि सर मुझको क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कंपटीशन देते हुए, अब मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही या फिर मेरा मन नहीं है, तो मैं किस तरीके से अपना एज ए बीएससी नर्सिंग में करियर बना सकता हूँ, क्या बीएससी नर्सिंग मेरे लिए सही है। तो आज आपको मैं मिलाने वाला हूँ हमारे एज ए सीनियर जिनकी अब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उनसे जानेंगे, साथ ही उनसे सब कुछ जानेंगे। आपको इनके बारे में नाम जानने की तो मुझे लगता है आवश्यकता नहीं होगी, काफ़ी फेमस हैं और आप सभी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। तो मैं अपने गेस्ट से कहना चाहता हूँ कृपया अपने बारे में बताएं, फिर हम ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आपने 12th पास की है साइंस के फील्ड से और अब आपने नीट में अपेयर हुए, आपके मार्क्स नहीं आए, बार बार डिमोटिवेटेड हो कि आगे जाकर के हम फ्यूचर में क्या प्लानिंग करें, किस प्रकार से अपने करियर को सिक्योर करें, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि MBBS नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ये मेडिकल प्रोफेशन या फिर ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत बड़ा है, ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बहुत बड़ा है। इसके अंदर कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आप अपना बेस्ट करियर बना सकते हो और लोगों ने बनाए भी हैं। इसलिए ये स्पेशली वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप 12th पास आउट हो, आप अपने आगे करियर की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कुछ ऐसी कोर्स को सेलेक्ट करना चाहते हो जिसमें आपको आगे जाकर के बहुत ही ब्रॉड दायरा मिले, आप बड़ी पोस्ट पर जा सको, तो देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताऊं, मैं अपने जो भी हमारे साथ हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने बारे में थोड़ा बच्चों को बताएं, फिर उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन सोनी। मैं RHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस से फिलहाल जो जयपुर में स्थित है उसे बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहा हूँ और लगभग फाइनल ईयर का जो आखिरी पड़ाव है उस पर मैं हूँ। और मैं भी आपसे पहले नीट के अंदर था, 2-3 साल मैंने कोटा के अंदर तैयारी की और उसके बाद में छोटे मोटे फेलियर्स के बाद में मैं इस कोर्स में आया था। मेरा भी कुछ इसी प्रकार का सोच था कि आखिर बीएससी नर्सिंग में जाकर के क्या होगा, क्या कुछ फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे इन्फीरियरिटी फील होगी कि वहाँ पे वो बड़े बड़े डॉक्टर्स बन गए मेरे दोस्त और मैं यहाँ पे नर्सिंग कर रहा हूँ। इस सब मिथ्स को आपको क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपका होने वाला है। और मैं पवन सोनी, नर्सिंग एक्सप्लोरर, आपको बड़ी सूझबूझ के साथ आपके करियर अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको इस पॉडकास्ट में मोटिवेट करने वाला हूँ। तो सर आपसे मेरा पहला सवाल है, मान लो मेरा इस साल नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं आगे तैयारी भी कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, तो मेडिकल का ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें मैं आफ्टर एक MBBS या फिर आफ्टर दिस कोर्स एक MBBS के बराबर इनकम कमा सकूं या फिर उसके लगभग मेरी जो रिस्पेक्ट है वो मेंटेन रहे? देखिए, आपका सपना होता है कि एक डॉक्टर बने, हम स्टेथोस्कोप लगा करके घूमे, हम एप्रोन पहन करके हॉस्पिटल में घूमे, सब हमारी रेस्पेक्ट करे, हमारे पास पैसा हो, हम फाइनेंशियली है वो इंडिपेंडेंट रहे। तो इसके लिए आप सेलेक्ट करते हो कि हम एक नीट का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और उस नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद हमारा MBBS होगा। MBBS के बाद भी काफ़ी कुछ होता है, वो बाद की बात है, लेकिन अभी आपका एक ड्रीम होता है कि हम MBBS कर लें। लेकिन गाइज आपको भी पता है 25 लाख एस्पिरेंट्स हर साल बैठते हैं। 5 मई को कई सारे बच्चे होते हैं जिनका दिल टूटता है और बाद के अंदर सेलेक्ट होते हैं जस्ट महज 20-25 हज़ार बच्चे। उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, वो प्रॉपरली सेटल्ड होते हैं। लेकिन क्या आप ये सोचिए, जो बच्चे उस साल सेलेक्ट हुए हैं, क्या वो सभी जाकर के आगे बहुत बड़े डॉक्टर बन पाते हैं? क्या बड़े नामी डॉक्टर बन पाते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप पूछोगे वहाँ उनसे जाकर के, तो उनकी भी कहीं में ऐसी हालत है जो स्ट्रेस में जी रहे होंगे, कहीं है जिनका डाउनफॉल हो गया है, मतलब कि वो जितना कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाए, और कई सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है जो खूब सक्सेस हुए। लेकिन इस अपने इंडिया के अंदर अगर हम अपने हेल्थ सिस्टम को देखें या फिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को देखें, तो एक हॉस्पिटल के अंदर 2 ही इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होते हैं। उसमें से एक है मेडिकल प्रोफेशन जिसके अंदर एक MBBS और डॉक्टर आता है, और दूसरा एक आता है केयर गिवर, एक सबसे नोबलेस्ट प्रोफेशन जो दुनिया में माना जाता है, उसे कहते हैं नर्सिंग। जो ज्यादा समय बिताता है एक पेशेंट के साथ, वो बिताता है एक नर्स, एक नर्सिंग प्रोफेशनल।
और उस नर्सिंग प्रोफेशनल का लगाव या जुड़ाव एक पेशेंट के साथ ज्यादा होता है। तो ये मान सकते हो कि ये नोबलेस्ट प्रोफेशन नर्सिंग को इसलिए बोला जाता है कि एक नर्सिंग प्रोफेशनल पेशेंट के साथ ज्यादा वक्त बिताता है, ज्यादा आईपीआर मेंटेन करता है, मतलब कि ज्यादा पर्सनल रिलेशंस बनाता है। और यही नर्सिंग फील्ड आप अगर विदेश में जाकर के देखोगे तो इतना नोबलेस्ट है कि उसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अपने इंडिया के अंदर क्या है कि इस सिस्टम को शुरू से क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई ये है, ये लड़कियों का प्रोफेशन है, या फिर कई तरह का कि भाई ये तो कंपाउंडर है, जस्ट लाइक। लेकिन इंडिया के अंदर हाल ही के दिनों में आफ्टर कोविड इस प्रोफेशन का जो स्टैंडर्ड बढ़ा है उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। 4-4.5 साल का ये एक डिग्री कोर्स, एक ग्रेजुएशन कोर्स जिसके अंदर आपको एक डिप्लोमा भी मिलता है नर्सिंग का, उसके बाद में आपके सामने एक करियर अपॉर्चुनिटी रहती है नर्सिंग ऑफिसर बनने की। एक तो जैसा कि आप सभी ने जान लिया कि बीएससी नर्सिंग आप आफ्टर अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो आप ये कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। दूसरी चीज है कि एक मैं आज आपको इसके बारे में और सारी चीजें बताऊंगा कि लोग बोलते हैं कि एमबीबीएस ही सब कुछ है या फिर एमबीबीएस नहीं तो सब कुछ भी नहीं। देखो, अगर आप, मेरा मानना ये है सर, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक एमबीबीएस डॉक्टर है या फिर एक स्टूडेंट जो एमबीबीएस कर रहा है और एक स्टूडेंट है जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है, आफ्टर 4 साल बाद किसके जॉब के सिलेक्शन की चांस ज्यादा होते हैं और क्या सैलरी पे वो जॉब कर सकता है एक एमबीबीएस के अपेक्षा और एक नर्सिंग स्टूडेंट के अपेक्षा? काफी अच्छा सवाल है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सैलरी मायने नहीं रखती। एक मेडिकल प्रोफेशनल सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करता, वो अपने प्रोफेशन की डिग्निटी के लिए, सम्मान के लिए भी काम करता है। और यहीं अगर हम देखा जाए, फिर भी अपन कुछ जो आंकड़े हैं उनकी बात करते हैं। एमबीबीएस का कोर्स 5-5.5 साल के अंदर वो एमबीबीएस करता है, जिसके अंदर शुरू के 4-5 साल में उसको बिल्कुल भी हॉस्पिटल का एक्सपोजर नहीं दिया जाता। हाँ। लास्ट के 1-1.5 साल में उसको इंटर्न है, एज ए इंटर्न बनाया जाता है। और एज ए इंटर्न अभी अगर अपन इंडिया के हॉस्पिटल्स की बात करें तो इंटर्नशिप वालों का हाल ऐसा है कि उन्हें ज्यादातर जो रिटर्न वर्क है, जैसे कि फाइल है, या फिर 1.5 साल के अंदर वो जस्ट सीखता है कि हमें दवाई कैसे प्रेस्क्राइब करनी है। ये आफ्टर जो 5 साल एमबीबीएस करने के बाद, मतलब आप 1.5 साल वहां करो, क्योंकि टोटल 6.5 साल का जो आप करते हो, और वहीं आप एक बीएससी नर्सिंग के बारे में सुनना। जब आप बताओ। और बीएससी नर्सिंग का कोर्स ऐसा कोर्स है जिसके अंदर पहले ईयर से ही आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है। मेन चीज फर्स्ट ईयर से अगर आपका कॉलेज अच्छा है, प्रैक्टिकल सेशन मिलेंगे आपको। और उसके अंदर आपको 4 साल के बाद में लगभग आप सारे ही जो स्पेशलिटी वाले सब्जेक्ट है वो भी पढ़ लेते हो। अगर आपका एक नर्सिंग कॉलेज बहुत बेहतर है, जैसे एसएमएस आरयूएचएस हो गया, तो वहां से आप अलग अलग हॉस्पिटल्स है उनके अंदर भी अच्छी सी जॉब, मतलब अच्छी से आपकी क्लिनिकल जो आवर्स है उनको कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि साल के अंदर जितना ड्यूरेशन कोर्स का होता है उसका हाफ क्लिनिकल करना पड़ता है, हाफ थ्योरी का रहता है। और देन उसके बाद में 4.5 साल के बाद में, जैसे कि जितने कितने भी सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, जितने कितने भी एम्स हैं या फिर स्टेट लेवल है, वो अपनी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, आप यहाँ पे डिग्री करने के बाद सीधा गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले, ठीक है। वहाँ एमबीबीएस में आपको एमडी या फिर एमएस करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो। यार बहुत सारे स्टूडेंट है जो सीधा मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम देते हैं, पर मोस्टली जो स्टूडेंट है उनकी प्रेफरेंस यही रहती है कि मैं एक अच्छे से एमडी करूं। यहाँ आप अभी जानोगे कि 4.5 साल के बाद सीधा आप एक नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देते हो। उसकी सैलरी भी आपको सर बताएंगे कि कितनी सैलरी है और कितने परसेंटेज है वहां पे आपको चांस। देखिए, एमबीबीएस करने के बाद एमबीबीएस भी करनी पड़ती है। बाद में अगर डायरेक्ट मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं तो जैसे जो भी गांव के हॉस्पिटल्स होते हैं, छोटे मोटे जो प्राइमरी हेल्थ केयर वाले हैं, वहां पे एज ए मेडिकल ऑफिसर उसकी पोस्ट लगती है। तो वहां पे अगर हम अगर इंडिया के आंकड़े देखते हैं तो एवरेज 80,000 रुपए इनकम होती है, ठीक है। और वहीं पे अगर एक नर्सिंग प्रोफेशनल की सैलरी अगर हम देखें मंथली, तो एम्स या फिर किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट की है वो 70 से 72,000 के बीच में स्टार्टिंग से होती है, बाद में इंक्रीमेंट होता रहता है। और वहीं पे अगर स्टेट की बात करें तो चलिए ये थोड़ी सी 5-10 हजार रुपए कम हो जाती है, तो 60,000 के करीब पहुंच जाती है। तो ज्यादा फर्क तो नहीं है इसमें कि भाई आप 4.5 साल के बाद में आप एक अच्छी सी रेपुटेटिव जॉब यहाँ भी ले सकते हो। और एमबीबीएस में तो चलो है ही है, कोई बात नहीं, एमबीबीएस तो बहुत अच्छा है, वहां भाई चलो आप जाकर के एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे बैठे हो। लेकिन जब आप उस एमबीबीएस फील्ड में उतरोगे, अब आप एज ए मेडिकल ऑफिसर जब बैठे हो, तब आपको अंदर से सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा कि भाई एमबीबीएस काफी है। आपको वहां पीजी करनी पड़ेगी, एमडी करनी पड़ेगी, एमएस करनी पड़ेगी, वहां जाकर के फिर आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है।
और यहाँ पे आप एक नर्सिंग ऑफिसर की जॉब पे बैठे हो और धीरे धीरे सीनियर जैसे होते जाओगे, आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट तक भी जा सकते हो। और एक चीज और बता दो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मेडिकल ऑफिसर भी तो बन सकते हैं, तो उसका आप सभी को पता हो कोविड के बाद एक वैकेंसी नेहरू में और आई थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, एज ए वो डायरेक्ट मेडिकल ऑफिसर के अंडर वहां पे भी बैठता है। तो आप एज ए CHO भी आपके जो PSC या CSC होते हैं उनको कंट्रोल पूरा आपके CHO पे दिया जाता है, मेडिकल ऑफिसर को वहां से मतलब PSC पे या फिर CSC पे ट्रांसफर किया जाता है। तो वहां पे भी अगर आप अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हो तो वहां एक CHO नाम से एक अच्छी पोस्ट होती है, वहां पर भी सैलरी अच्छी होती है, आपकी 45 से 50 तक आपके प्रमोशन के साथ बढ़ती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जहां पर मेडिकल में वैकेंसी है MBBS डॉक्टर्स के लिए, वहां जस्ट हर एक उसके नीचे एक नर्सिंग या फिर नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग स्टूडेंट के लिए वैकेंसी होती है। और सैलरी में जैसा कि सर ने बताया ज्यादा फर्क नहीं आता, आपके 10 से 15 हजार रुपए कम में आता है। पर मेन चीज यहाँ पे फोकस करने वाली होता है, एक जो लाइफ है यहाँ पे, जो डिप्रेशन वाली चीज अभी आप जो सोच रहे हो कि नहीं मेरे लिए तो MBBS ही सब कुछ है, तो उसके लिए आप एक बेटर ऑप्शन ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हमने बात MO और CHO की कर ली, MO मतलब मेडिकल ऑफिसर, CHO मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो बेसिकली अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिरकार जब दोनों को एक ही जगह पोस्ट किया जा रहा है, दोनों को लगभग एज ए सेम रेपुटेशन टाइप मिल रहा है, तो सर इनमें फर्क क्या है फिर? अब देखिए, कई लोगों को ऐसे लगता है कि वहां पे अगर आप एज ए नर्सिंग स्टाफ किसी गांव की हॉस्पिटल में, जिसे हम प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस बोलते हैं, वहां पे आप जाकर के PSC पे आप जाकर के बैठे हो एज ए CHO पोस्ट पे, और एक MO है, मेडिकल ऑफिसर है, क्या आपको उसके अंडर काम करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा नर्सिंग प्रोफेशन और मेडिकल प्रोफेशन, ये जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। हाँ, इनमें कोलैबोरेशन होता है कि भाई एक नर्स को एक डॉक्टर के साथ और एक डॉक्टर को एक नर्स के साथ काम करना पड़ता है सूझबूझ से, तभी पेशेंट ट्रीट होगा, वो भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे भाई सुपरवाइज होता है, ठीक है। एक कम्युनिटी को सुपरवाइज हमेशा CHO करता है, ठीक है। और एक जो MO होता है, उसका भी काम उसका वहां होता है कि सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। इसलिए ये दोनों ही आपस में एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होते हैं, बस ये आपस में मिलकर के काम करते हैं। इसलिए जैसे हमारी जब कम्युनिटीज में ड्यूटी लगती है, तब हम वहाँ के जो MO होते हैं उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी हमारी अच्छी बातचीत होती है, और वहाँ के CHO होते हैं उनसे भी हम मिलते हैं, अच्छी खासी बात उनसे भी होती है। चलिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट बॉयज का रहता है, क्योंकि बॉयज का मानना होता है जो उनके फैमिली बैकग्राउंड या फिर जो फैमिली ने पहले जो बातें सुनी होती हैं, तो काफी कुछ आपने फैमिली से सुना होगा कि सिर्फ BSc नर्सिंग तो गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज के लिए नहीं होता। तो आज इस बात पे भी आप थोड़ा एक्सप्लोर करें कि ये सिर्फ बॉयज के लिए है या नर्स या फिर गर्ल्स दोनों के लिए है। देखो, क्या है कि इंडिया के अंदर पहले से कुछ स्टेट के अंदर ये सिस्टम बना दिया गया था कि भाई कहीं भी नर्सिंग स्कूल होगा, नर्सिंग कॉलेज होगा, वहां पे 80% लड़कियां हैं, उनका एडमिशन होगा, 20% लड़कों का होगा, फिर उन्हें ही जाकर के आगे है भाई नौकरी के अंदर भी कर दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक BSc नर्सिंग प्रोफेशन या फिर एक केयर देना, केयर गिव करना, ठीक है, वो केयर गिवर का काम एक लड़का भी कर सकता है, एक लड़की भी कर सकती है। अब आप सोचिए, सिर्फ BSc नर्सिंग का दायरा सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ केयर देना, सिर्फ भाई ट्रीटमेंट देना, सिर्फ ग्लूकोज देना, सिर्फ इंजेक्शन देना, ये सब ही नहीं है। इससे भी बहुत बड़ा दायरा है, इससे भी बहुत बड़े स्कोप होते हैं BSc नर्सिंग के अंदर आगे जाकर के। तो उसमें लड़के हैं, वो कई बार काफी अच्छा कर पाते हैं, लड़के हैं वो काफी अच्छी पोस्ट पे भी जा सकते हैं। आप जैसे BSc नर्सिंग के जितने भी बड़ी हस्तियों को देखोगे, तो वहां पे काफी ऐसे बॉयज हैं जो एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल काम करके अपना खूब सारा नाम कमा रहे हैं। तो ये बात। चलो, अब नेक्स्ट बात है सबसे ज्यादा कि BSc नर्सिंग करने के बाद आगे क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ BSc नर्सिंग करने के बाद या तो अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन करके 10-15 हजार रुपए में अपना वर्क अपना करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पे भी उनको मतलब बेरोजगार तो नहीं है, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। अब आपको यहाँ से BSc नर्सिंग के बाद आगे क्या क्या स्टडी है, कौन कौन से ऑप्शन है, क्लिनिकल के अलावा टीचिंग में क्या करियर है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, BSc नर्सिंग एक बैचलर कोर्स है, उसके बाद में हम मास्टरी कर सकते हैं उसमें, जिसे हम बोलते हैं MSc नर्सिंग। MSc करने के काफी सारे फायदा होते हैं कि भाई कई बार आप आगे जाकर के एक अच्छी टीचिंग पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो फिर आप MSc कर लो, और MSc करके आप एसोसिएट प्रोफेसर, ट्यूटर, इस प्रकार की जॉब, प्रिंसिपल है, इस प्रकार की जॉब आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और उनमें काफी सारी रिकॉग्निशन है, काफी सारा प्रोफेशनल ऐसे है कि भाई आपको काफी अच्छा माना जाता है, अच्छी सैलरी रहती है। जैसे आज हमारे नर्सिंग कॉलेज के टीचर्स हैं,
उनकी लगभग सबकी सैलरी 1.5 से 2 लाख के 1.5 बीच से में। 2 लाख के बीच में, और ये हाँ, रियल बात है। अगर रियल। आपको झूठ लग रहा है तो आप कहीं भी चेक कर सकते हो, किसी भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आपके एज ए इनकी जो पोस्ट होती है वो लगभग लगभग तहसीलदार के बराबर होती है, क्योंकि इनकी सैलरी और इनको रहने के लिए जो भी फैसिलिटी अलॉट होती है वो एक तहसीलदार की पोस्ट के बराबर होती है। ये चीजें आपको शायद अभी नहीं समझ में आएंगी जब आप किसी अच्छे ट्यूटर गवर्नमेंट से आप कांटेक्ट रखते हो, क्योंकि यहाँ अगर बात करें तो आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का मकान देखना वो कहाँ रहता है, और उसकी सैलरी देखना अगर उसको गवर्नमेंट इशू किया गया है तो। क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, हमारी एक मैम है, उन मैम ने पूरा ये बिल्कुल हमको बताया था कि स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी और भी ऑप्शन है। अब एमएससी के बाद एक, एमएससी के अलावा एक स्टेप और बढ़ते हैं, वो आप थोड़ा बताइए। अब एमएससी के बाद में आप काफी अच्छे हो जाते हो, एक टीचर हो जाते हो, और टीचर जाकर के आगे रिसर्च वगैरह कर सकता है, तब वहां आगे जाकर के आप पीएचडी प्रोग्राम से हाँ। उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, पर वो डॉक्टर आपकी उपाधि है कि आप उस नर्सिंग प्रोफेशन के डॉक्टर हो, आप उस पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के डॉक्टर हो, है ना। वो वहां से उस डॉक्टर का मतलब बहुत बड़ा होता है, पीएचडी स्कॉलर का मतलब बहुत बड़ा होता है। क्यों? अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि सर नॉर्थ सेट में तो 80-20 रेशो या फिर अदर वैकेंसी में कुछ रेशो, तो अगर जिनका सिलेक्शन नहीं होता या फिर, क्योंकि सभी का सिलेक्शन तो होने से रहा, तो अब उनके लिए क्या क्या ऑफर, मतलब क्या क्या ऑप्शंस हैं एज ए करियर? देखो, अगर कोरोना के बाद देखा जाए तो अगर कुछ सबसे फास्टेस्ट ग्रोविंग कोई प्रोफेशन है तो वो ये है नर्सिंग। राजस्थान में देख लो, इतने नर्सिंग कॉलेज नए खुल चुके हैं, तो आने वाले टाइम में नर्सिंग प्रोफेशन हमेशा इंडिया में बढ़ेगा, क्योंकि WHO ने खुद ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद ने कहा है कि इंडिया को खूब सारी नर्सेज की जरूरत है, और अगर हमारे भाई इस हॉस्पिटल सिस्टम को बहुत अच्छा बनाना है तो नर्सिंग स्टाफ की या फिर नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत होगी। और प्राइवेट के अंदर मारामारी है, क्योंकि प्राइवेट में आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जब तक आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, तब आप उसके हिसाब से पैसा कमा पाओगे, वरना फिर आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छी गवर्नमेंट वैकेंसीज में चले जाते हो तो फिर आपके पास काफी अच्छा पैसा रहता है, और नर्सिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे कंटिन्यूअस आपकी वैकेंसीज भी आती रहती है। भले ही 80-20 का रेशियो है, ये इसलिए है कि भाई जो बैलेंस है वो बन जाए, ठीक है। हालांकि चलिए आगे जाकर के ये परमानेंट हो जाए या फिर टेम्पररी रहो, उससे कुछ नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप नीट करके आए हो, तो नर्सिंग का एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेते हैं बच्चे 1-2 साल में। और जितने कितने भी अभी अगर हम देखें तो हमारे लड़के काफी जगह है जो सेलेक्ट हो रहे हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम थोड़ा फॉरेन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की चॉइस होती है। हाँ, आपको एक चीज बता दूं, नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप फॉरेन में बहुत जल्दी जा सकते हो, जॉब कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ज्यादा फेमस होते हैं या फिर बहुत अच्छी स्किलफुल होते हैं, वही फॉरेन जाते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट बाहर से एमबीबीएस करके भी इंडिया में आ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, इंडिया में आ रहे हैं। पर नर्सिंग ऐसा है जहां इंडिया से करके बाहर जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आप जानना चाहोगे, वो आप एक्सप्लोर करिए सर। देखिए, अब अगर मैं आपको बताऊं कि फॉरेन वालों को नर्सिंग, इंडिया के नर्सिंग प्रोफेशनल की इतनी डिमांड है कि वो तरह तरह के आईलेट्स और तरह तरह के एग्जाम्स लगते हैं, उनको क्लियर करके, एनक्लेक्स वगैरह, उनको क्लियर करके आप फॉरेन के अंदर काफी सारा पैसा कमा सकते हो। लगभग आपको, जो हमारे कुछ टीचर्स है या फिर हमारे भूतपूर्व प्रिंसिपल सर थे, वहां फॉरेन से करके आए थे, उन्होंने बताया था वहां का क्या माहौल है, और 4-5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहती है। ये बिल्कुल सही है। हमारी जो टीचर है मैम भी बता रही थी कि जो स्टूडेंट दुबई, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपने देखा होंगे, जो नर्सिंग यूट्यूबर्स हैं जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने 1-2 साल में मर्सिडीज वगैरह खरीद रखी। ये रियल बात है। आप अगर एग्जाम्पल के रूप में चौहान बाइक्स के नाम से चैनल है, वो आप देख सकते हो, वहां पे भी बहुत सारे, मतलब जो प्रोफेशन है 1-2 महीने बाद आप अपना खुद की मतलब गाड़ी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा सैलरी होती है। इंडिया के अपेक्षा जो इंडिया में आपको रुपीज में मिलती है वो वहां पे डॉलरों में मिलती है, या फिर उस देश की कंट्री की जो करेंसी है उसमें मिलती है। और मुझे मानना, जहां तक पता है, कि इंडिया से उनकी करेंसी की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा ही, ऑब्वियसली बात है ना। तो ये तो रहा आपके फॉरेन का, और ये आपकी सैलरी का, आप एज ए करियर नर्सिंग बना सकते हो, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लोर कर दी। साथ ही अब थोड़ा हम टीचिंग सेशन की बात करें तो आप सभी को बताओ, मैंने एक रिसर्च डाला था, उसमें काफी स्टूडेंट से पूछा था कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्लिनिक या फिर टीचिंग ज्वाइन करेंगे, तो मोस्टली 80% जनता का जवाब था क्लिनिकल बेस्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको, या फिर गर्ल्स हैं जिनको क्लिनिक नहीं करना, टीचिंग करना है, तो वो टीचिंग में भी एज ए बीएससी नर्सिंग करने के बाद, जैसा कि आप सभी को भी बताया था कि एमएससी नर्सिंग करने के बाद एज ए आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिमिट तक इंजेक्शन लगाने तक ही सीमित है सारी चीजें, नहीं। और एक चीज और बता दूं,
अभी तो नया लेटेस्ट ट्रेंड भी चल रहा है कि बहुत सारे जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं या फिर जो भी हैं, वो भी आप सभी को पता है डिग्री करने के बाद एजुकेशन फील्ड में जाते हैं। तो बहुत सारे नर्सेज वगैरह भी हैं, अब वो एजुकेशन फील्ड में वो भी जाने लगे। तो आपकी जिंदगी का ये नहीं रहेगा कि एक नीट के बाद मेरी लाइफ में स्टॉपेज लग गया। चलो नीट क्रैक करने के बाद आप एक स्टेप ऊपर आते हो, आप अपनी लाइफ में अदर कोर्सेज करते हो, पर उन सारे जो 11-12 लाख बच्चे बचते हैं हर साल, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के इतनी सीट हो जाती है, उन स्टूडेंट का फ्यूचर या तो बीएससी नर्सिंग होता है या फिर बी फार्मा या फिर फिजियोथेरेपिस्ट जैसे कोर्सेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन कोर्सों में फ्यूचर नहीं है। मैं बता दूं आपको, आपको अभी जो सुना है उस मिथ से आप दूर रहें, आप अपने करियर के लिए बिल्कुल चिंतित रहें। ऐसा नहीं है कि नीट के बाद ही सारी चीजें खत्म हो जाए। और कि अब देखिए ये पॉडकास्ट हमने रखी तो हम आपके सर से ही पूछते हैं कि कहीं ना कहीं जब आप इस नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर आए, पहले आपका क्या था, कि क्या सोचते थे, अब आप क्या सोचते हो, या फिर अब आपको क्या मिला है? तो जैसा कि आप सभी मुझको जानते हैं, मेरा नाम भी जानते हैं, चलिए अब सीधा आते हैं। देखो, मेरे जो प्रिपरेशन की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 से हुई थी। मैंने 2016 में 12th पास कर लिया था और 2017 और 18 में मैं यहाँ पे जयपुर में एज ए मतलब उस टाइम पे यहाँ पे तैयारी कर रहा था नीट की। आपकी तरह मैं भी एक 12th पास स्टूडेंट निकला था सपने लेके कि चलो हाँ एमबीबीएस करूंगा, और मेरी लाइफ सिर्फ एमबीबीएस थी। सच बताऊं, आप जो लिखते हो ना कि कॉपी के पेज पे डॉक्टर लगा के अपना नाम, मैं भी लिखता था वैसे। मैं भी वो स्टेथोस्कोप और ये व्हाइट एप्रन देखता था, क्योंकि सपने हैं, सपने देखने चाहिए, कभी भी उनको दबाना नहीं चाहिए। छोटी उम्र में तो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि जो कच्ची उम्र के सपने हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं देखने पर, जो टूटते हैं वो दर्द होता है। वो मैं आगे अपनी कहानी बताऊंगा। मैंने उसके बाद तैयारी की, फिर उसके बाद मैं 1 साल गया कोटा, है ना। वैसे मैं बताऊं 2016-17 के बीच में मैंने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि आप सभी को पता हो जब पहली बार घर से बाहर निकलते हैं तो वो याद आती है, तो उसके पीछे अपन वापस भी आ जाते हैं। तो किसकी मेरी याद आती थी यार? आपको फैमिली, माँ की, जिसकी भी याद आती है, पेरेंट्स की, क्योंकि ओ, जिसकी कौन थी? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं था। सिर्फ क्योंकि उस टाइम भी हम बच्चे ही थे, तो उस टाइम निकले थे, तो 16-17 में वापस आ गए थे। एक्चुअल में जो तैयारी शुरू हुई थी वो 2017 के बाद 18 से शुरू हुई थी। 18-19 यहाँ पे किया था, फिर उसके बाद तुम्हारा कोरोना आ गया था। उस टाइम में कोटा में था, तैयारी भी काफी अच्छी चल रही थी, और कुछ भी रहे केसेस उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मतलब ऑप्शन नहीं था। पर उस टाइम मेरे दिमाग में कहीं ये था कि मेरा ऑप्शन ए तो खत्म हो चुका है, क्या मेरी लाइफ खत्म हो गई। सच बता रहा हूँ, जो आपके जो थॉट्स आते हैं ना दिमाग में कि कुछ चीजें हैं जो मुझे कर लेनी चाहिए, या फिर लाइफ नहीं रही, या फिर डिप्रेस, मैं भी आपकी तरह 2-3 महीने डिप्रेस रहा। पर बट वहां पे मैंने एक ऑप्शन बी के रूप में जरूर, उस टाइम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की बीएससी नर्सिंग की जगह निकली हुई थी। ऐसा ही टाइम था जो अभी चल रहा है, मैंने उस टाइम फॉर्म भर दिया था। और सच बताऊं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था फॉर्म भरने में, पर मेरे जो फैमिली को, आपकी जो फैमिली जो आपको डायरेक्शन देती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उस टाइम जो भी था मैंने फॉर्म भरा, मेरी अच्छी रैंक आई। उस टाइम मेरी राजस्थान में 11वीं रैंक थी। उस टाइम हमारे टाइम पे कॉलेज भी कम थी, शायद सर के टाइम पे तो 7 ही कॉलेज थी, मेरे टाइम पे फिर भी 16 या 19 कॉलेज थी। वहां पे हमको सीट मिलती है, मैं आरयूएच आ जाता हूँ। फिर मैंने बीएससी नर्सिंग, सच बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही सपना था, एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस। यहाँ पे आके आप एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 1 साल आपको कॉलेज में इतना टाइम मिल जाता है, आप एमबीबीएस या फिर नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। पर क्या है कि कॉलेज की लाइफ होती है, नई न्यू, आप डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हो, तो उस पेज में आपकी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और बहुत सारे नहीं होते, तो उसका मेरे को वो नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमने शुरुआत की, चलो अब यही करना है बीएससी नर्सिंग। तो उसके बाद बीएससी नर्सिंग करते गए, बहुत सारी चीजें इम्प्रूवाइज हुई, बहुत सारी सीखी। तो मतलब एंड द एंड स्टोरी का यही सेंस था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सोचा कि अब मेरी लाइफ नहीं बची, या फिर मेरे लिए सिर्फ नीट ही एक ऑप्शन था। आज मेरे सारे दोस्त एमबीबीएस कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे दोस्त हैं आज एम्स में हैं, आपके स्टेट में हैं, बहुत सारे वहां पर हैं, और लगभग लगभग जितने हैं मेरे सारे सबका सिलेक्शन हुआ। पर मैं उस फेज से निकल के आया और अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने आप को खुद को स्टेबल किया कि चलो स्टेबल करते हैं। बाकी आपको पता है आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि आगे आप सभी को पता है एक गवर्नमेंट एग्जाम देना है, उसके बाद जॉब लग जाएगी। और मुझे पॉसिबिलिटी, अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो भगवान आपकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज बता दूं, जो अगर आप नीट की प्रिपरेशन करके आते हो तो आपके लिए नर्सिंग बहुत इजी हो जाता है। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे नोटिस जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक चीज और बता दूं, काफी स्टूडेंट अभी राजस्थान का वेटरनरी का एग्जाम देंगे, उनका सिलेक्शन होगा। एक चीज बता दूं, वहां भी ऑप्शन आएगा कि आप उस फील्ड में जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को कॉलेज मिला हुआ था जयपुर, और मेरे को 3rd राउंड में वेटरनरी कॉलेज मिल गया था, वो मैंने छोड़ा था। उसका रीजन यही था कि आप वहां पे, अगर आपको लगता है कि मुझे फील्ड वर्क ज्यादा नहीं करना, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो आप बीएससी नर्सिंग कर लेना, वेटरनरी से काफी अच्छा है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, क्योंकि ये चीज मैंने फील की हुई है। और मेरे एक दोस्त भी है जिसने वेटरनरी कंप्लीट कर ली, उसका मेरे से 1-2 साल पहले हो गया था। उसके बाद उससे देख के ही मैंने एग्जाम दिया था। हालांकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज थी नहीं, पर जब वहां जाके पता चला, मुझे समझ आ गया था कि मुझे किस लाइन में जाना था और किस लाइन में नहीं जाना था। तो मैंने तो आपको अपनी कहानी बता दी। अब थोड़ा इनके बारे में भी जानने, तो सर आपकी क्या कहानी रही, आप भी
की कहानी भी मेरी जैसी थी क्या शायद? अब देखिए, ये पहला फेलियर होता है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए कि भाई वो नीट में सेलेक्ट नहीं हुआ। पहले साल मैंने तैयारी की, कुछ नहीं आता था, नहीं हुआ। सेकंड ईयर काफी मेहनत की पर फिर भी नहीं हुआ। और सेकंड ईयर के अंदर ये आरयूएचएस का फॉर्म भरा नहीं था तो फिर मैं अपीयर नहीं हो पाया। देन थर्ड ईयर था, थर्ड ईयर के अंदर सेल्फ स्टडी करते करते बस यही सपना था कि बस कहीं लग जाऊं, और वहीं से लगते धक्के खाते इधर उधर आईसीआर वगैरह नीट से धक्के खा के नहीं हुआ। देन 8 एंड जाकर के आरयूएचएस के फॉर्म में नर्सिंग का भरा और आरयूएचएस कॉलेज मिला। अब वहां जाकर के पहले दिन जो ये गिल्ट आती है ना अंदर से कि यार हम कहाँ गए, हमारा क्या सपना था, हम कहाँ खड़े हैं। और वो गिल्ट अंदर से जब हमारे प्रिंसिपल ने एक बढ़िया सा लेक्चर लिया कि भाई तुम यहाँ इस प्रोफेशन में आए, वही सब समझाया जो आज हमने आपको पॉडकास्ट में समझाया। फिर जाकर के सोचा कि भाई अगर हम बेस्ट है ना तो हम सब कुछ बेस्ट कर सकते हैं। आज कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमबीबीएस करने के बाद भी एक फेलियर फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात मैंने ही नहीं बोली, जो मेरे एक डॉक्टर सीनियर है उनने बोला था कि पवन मैं एक डॉक्टर हूं बट मेरा भी कोई फ्यूचर नहीं है कि मैं आगे जाकर के सक्सेस हो पाऊं, बहुत बड़ा नामी डॉक्टर बन पाऊं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए। और वहीं से मेरे अंदर बस इतना सा मोटिवेशन था कि कोई बात नहीं, अपन जिस प्रोफेशन में है उसके प्रति आज हम बस डेडिकेशन के साथ उसको करेंगे, उसमें जितना बेस्ट हो सके वो हम करेंगे। और वहां पर जाकर के बस आज ये लग रहा है कि हम गलत जगह नहीं, हम यही चीज डिजर्व करते हैं और हमारे लिए ये और ज्यादा बेस्ट है। क्या पता मैं एमबीबीएस में होता सर, आप एमबीबीएस में होते हैं तो आज हम यहाँ नहीं होते। अरे यहाँ नहीं, ये पॉडकास्ट क्या पता कोई पेशेंट है हाँ। उसकी आपकी जान चली जाती है, उसके रिश्तेदार आपको पीट के चले जाते हैं और आप खुद भर्ती होते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही था, काफी कुछ चीजें सीखने को मिली हैं। बी सीरियस होकर इस चीज को सोचना, कभी भी लगे लाइफ में डिसीजन लेना हो तो फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। साथ ही दूसरा जो आपका दिल कहता है वो भी जरूर सुनना, क्योंकि फैमिली के प्रेशर में आके कभी कभी आप सुनो सबकी करो दिल के, जो कहावत है सर ने बताई, सुनो सबकी करो मन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल। और बाकी आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा शेयर करना है।